कौन कौन से कर लिए हैं? ये सुहान वाला हो गया था, बत्रा वाला हो गया था। फिफ्थ भी हो गया तुम लोगों का? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? सिक्स्थ वाला नहीं हुआ है ना? सिक्स्थ वाला करेंगे। ठीक है, चलो। Mr. Garg, a resident individual furnishes the following particulars of his of his income and other details. ठीक है, सैलरी दी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स और लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग। ठीक है, दोनों स्पेशल नेचर के हैं। The other details of unabsorbed depreciation and brought forward losses pertaining to assessment year 23-24, मतलब पिछले साल का है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है बेटा, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसके साथ सेट ऑफ होगा? बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसके साथ सेट ऑफ होगा? है ही नहीं वो तो, है ना, लिखा ही नहीं है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस सेट ऑफ होगा नहीं, कैरिड फॉरवर्ड होगा वो। और लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग होगा ही नहीं। ठीक है, चलो करके दिखाओ जल्दी से। हाँ, हो गई है, चालू क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। सारे पीछे के हो गए तेरे क्वेश्चन।
देखिए, कौन सा है? सिक्स वाला है ना? सिक्स वाले में 71,000 आ रहा है। ठीक है, कैरेट फॉरवर्ड अमाउंट भी निकालो, अलग अलग निकाला करो, टोटल कैरेट फॉरवर्ड मत बताया करो कि ये वाला कैरी फॉरवर्ड होगा, ये वाला अलग अलग आइटम्स है ना। अमाउंट टू बी कैरेट फॉरवर्ड हेडिंग डाल दो और उसमें फिर लिस्ट बना दो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी टोटल करके तो लॉस हिट ऑफ करेंगे भी नहीं, अलग अलग तो दिखाना ही पड़ेगा। न, कर सकता है बट अलग से बताना कैरेट फॉरवर्ड कौन कौन से आइटम्स हैं, क्योंकि फिर एग्जामिनर कभी कभी ना वो फॉर्मेट में स्किप कर देता है। ठीक है, और जहां पे नोट डालना है, ये कर सकते हो कि नोट जैसे ये टेबल बना रहे हो ना, तो नोट अलग से ना डालने की जगह नोट का अलग से, जैसे तूने कैरेट फॉरवर्ड का कॉलम बनाया ना, वैसे ही नोट का एक कॉलम बना लो, तो नोट भी सिर्फ वहीं पे साइड में लिखते जाओ। उससे क्या होगा कि जहां जहां नोट डलने हैं वहीं पे साइड में उसको नोट्स दिख जाएंगे। ठीक है, नोट्स अलग से तुमको लिखने नहीं पड़ेंगे याद करके बाद में। ठीक है ना। मैं ऐसे ही करती थी, मैं नोट का कॉलम साथ में ही बना लेती थी टेबल पे। 171,000, हाँ। इसके बाद नाइन्थ वाला करेंगे। नहीं, एट्थ वाला। हाँ बेटा। क्या बेटा? गैम्बलिंग वाले का नोट डालेंगे कि दिस लॉस इज नॉट अलाउड, इज नॉट एलिजिबल टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये हो जाए तो फिर एट्थ वाला करना। ठीक है, एट्थ वाला आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन डिडक्शंस चालू करेंगे।
एथ वाला करना चालू कर दिया ना? ऊपर ये पढ़ा, he decides to pay tax under the default tax regime. नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, अभी डिडक्शन में बताऊंगी, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ना चैप्टर 6 ए के सिर्फ 2-3 सेक्शंस में ही डिडक्शंस मिलता है, बाकी का मिलता ही नहीं, एटीसी वगैरह का नहीं मिलता है। पहले पूरी बिजनेस इनकम निकालना, फिर उसमें से वो जो सीक्वेंस बताया था ना, उस सीक्वेंस में लॉसेस को सेट ऑफ करना, ठीक है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन दिया है तो वो, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, और फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में भी पहले पुराना वाला सेट ऑफ करना, फिर नया वाला सेट ऑफ करना, क्योंकि नए वाले के लिए अभी 8 साल होंगे, पुराने वाले का 8 साल खत्म हो रहे होंगे, है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म इन विच ही इज पार्टनर, ये पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट का शेयर पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट पर ऑलरेडी फर्म क्या कर देती है, टैक्स दे देती है, ठीक है। स्टैंडर्ड माइनस क्यों करेंगे, रिकवर्ड इनकम है, ऐड करेंगे। ए, बी और सी में तीनों में से जो भी इनकम आपकी है वो आप ऐड कर लो, टोटल इनकम आ जाएगी पीजीपीपी की, उसमें से फिर लॉसेस एडजस्ट करो, ठीक है। पहले करंट ईयर का, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। हाँ, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड में भी जो पुराना वाला।
₹1,02,000 उसकी टोटल इनकम आई। हाँ, कैरेट फॉरवर्ड का अमाउंट अलग अलग बताना, ठीक है, टोटल नहीं करना। $35,000 और $50,000, हाँ। 1,02,000 आया ना। मैंने तुम लोग को अभी बीच में शायद क्लबिंग में मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मुझे लिख कर दिखाना, किसी ने दिखाया नहीं मुझे। हाँ तो चेक तो करवाओ, वो थ्योरी वाला है ना, तो उसमें लैंग्वेज चेक करनी पड़ेगी एक बार। हाँ, अब ये इतना याद नहीं है मुझे। नोट नंबर डाल दिए तूने, हाँ चलेगा। मैम एक बार ये सेकंड पॉइंट वाला बता दीजिए, प्रोप्राइटी हाँ बिजनेस बेटा, वाला। समझ में नहीं आ रहा इसकी इनकम कैसे निकालें। इनकम का बता देती हूँ। देख, ए वाले टेक्सटाइल बिजनेस को देखो, उसमें तो डिसकंटिन्यूड लॉस है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है ना। यस। केमिकल बिजनेस को देखो, उसमें डिसकंटिन्यूड प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। बैड डेट है अर्लियर ईयर का जो इस साल रिकवर हुआ है, तो ये आपकी इनकम में जुड़ेगा। आप जब पीजीबीपी निकालोगे तो एक तो आप बैड डेट रिकवर्ड लोगे, 35,000 इनकम में। इसके बाद थर्ड पॉइंट में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया है केमिकल बिजनेस में, और फिर सी में दिया है प्रॉफिट फ्रॉम लेदर बिजनेस, तो आप प्रॉफिट फ्रॉम लेदर बिजनेस ले लो। ये कितना है? 1,00,000। तो टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई? 1,35,000। ठीक है, अब इसमें से क्या एडजस्ट करोगे? सबसे पहले करेंट ईयर का लॉस। डी वाला पॉइंट तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। करंट ईयर का लॉस कहाँ दिया हुआ है? देखो, टेक्सटाइल बिजनेस में करंट ईयर का लॉस दिया हुआ है 40,000, लेस कर दो इसमें से। इसके बाद ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, फिर नीचे थर्ड पॉइंट में भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है। तो 1,35,000 में से 40,000 लेस हो गए, तो कितने बचे? 95 मैम। 95 की इनकम बची। अब इसमें से दो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है मेरे पास, एक 1920 असेसमेंट ईयर का है, एक 2021 का। तो जो पुराना वाला है उसको पहले सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 1920 वाला अपन ने 95,000 यहाँ से सेट ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे कितनी आ गई? नील। बाहर कितनी निकल जाएगी इनकम पीजीबीपी की? नील। यस मैम।
और ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 2021 का बचा, सीजीबीपी की और इनकम तो बची नहीं है, तो ये इस साल सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो ये कैरिड फॉरवर्ड होगा। यस मैम। ठीक है, डन। ओके मैम। नोट इसमें कौन कौन सा लिखोगे? इसमें बैड डेट्स नहीं, बैड डेट्स का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला लिखोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का लिख दो कि वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं, उसका भी नोट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, LIC वाला पॉइंट भी लिख देना कि वो इसीलिए डिडक्ट नहीं किया क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो 3 अपने नोट्स हो जाएंगे। डन। 9th वाला तो वैसा ही है जैसा अभी अपन ने ऊपर किया था। नहीं, 8th 10th वाला। 9th वाले में कौन सा? कौन सा है बता। हम्म, देखो 4th वाला देखो। इनकम फ्रॉम प्लाइंग ऑफ व्हीकल computed as per books. He owned 5 light goods vehicles throughout the year. ठीक है। देखो यहाँ पर ना, अगर वो प्लाइंग ऑफ व्हीकल कर रहा है और उसने बुक्स बनाई है तो एज पर 44A कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बट अगर 44A से कम उस दिखा रहा है वो इनकम, वो दिखा सकता है अगर वो 44A में ना टैक्स पे कर रहा हो, मतलब अगर वो बुक्स बना रहा हो, ऑडिट करवा रहा हो अगर रिक्वायर्ड है तो वो कम इनकम भी दिखा सकता है। तो अपन ये नोट में लिख सकते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई कि 44A का कैलकुलेट कर लो जरूर से, बट अगर वो कम दिखाना चाह रहा है, वो बुक्स बना रहा है, ऑडिट करवा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिजम्पटिव इनकम तो तब होती है ना कि जब आप बुक्स नहीं बनाना चाहते, ऑडिट नहीं करवाना चाहते, तो आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे दिखाते। कम दिखानी है तो बुक्स बनाओ, ऑडिट करवाओ, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना, जैसे 5 व्हीकल है ना इसके पास, तो 44A के हिसाब से कितनी इनकम आएगी इसकी? लाइट व्हीकल है तो 7,500 रुपए पर मंथ इंटू 12, तो इंटू 5, 5 व्हीकल है तो कितनी आएगी? पर ये कितनी दिखा रहा है, तो ये अपन को लिखना पड़ेगा कि 3,20,000 इज लोअर देन इनकम अंडर 44A. He can show this income if he maintains the book and gets the accounts audited. ठीक है, ये नोट डाल देंगे और 3,20,000 दिखा देंगे अपन इनकम में। फिर इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट्स, Mr. A has declared income on presumptive basis under section 44AD for the first time in assessment year 23-24. Assume 10% of the turnover
during previous year 23-24 was received in cash and balance through account paid check, and all the payment in respect of the expenditures were also made through account paid check and debit card. तो अगर 44 AD फॉलो करना है तो कितनी इनकम आएगी बताओ? कितना रेट था 44 AD में? मिनिमम 6% अगर अकाउंट पे चेक या बैंक के थ्रू, और कैश के लिए 8%। ठीक है, तो 1,35,70,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 10% वॉज रिसीव्ड इन कैश, तो कैश वाले पर 8% इंटू करना, और बाकी 90% अकाउंट पे चेक के थ्रू है, उस पर 6% इंटू करना। कितनी आई? प्रिजम्पटिव वाली कितनी आई? 10,85,000। दोनों को मिलाकर, और ये कितनी दिखा रहा है एज पर बुक्स? 7,50,000, और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 1 लाख का और है, वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बुक्स के हिसाब से आपकी इनकम कम है। आप बुक्स के हिसाब से अपनी इनकम अगर शो करोगे, तो क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो बुक्स तो बनानी ही पड़ेंगी, पर ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है ऑडिट करवाना। और इसमें ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 44 AD को छोड़ देता है, तो अगले 5 साल तक वो 44 AD क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है ना? क्योंकि ये देखो, एज अ क्लाइंट सोचो उसको, तो हम वो कम दिखा रहे, चाह रहे तो वो कम दिखा दे, ऑडिट करवाएगा, बुक्स बनाएगा, और अगले 5 साल तक 44 AD में वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे अपन क्लाइंट को बताएंगे डिस्क्लेमर, वैसे अपन को एग्जाम में लिखना है डिस्क्लेमर। हाँ, ऑडिट कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन, रिटर्न फाइलिंग का काम भी सीए कर देता है, ऑडिट का काम भी सीए कर देता है। रिटर्न फाइलिंग और ऑडिटिंग में 1 महीने का गैप होता है, मतलब जैसे 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जानी है, 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल होनी है, साथ ही में हो जाती है, अलग अलग नहीं होती फिर। तो समझ में आया? तो हम लोअर दिखा देंगे, पर हम ये पूरा नोट लिखेंगे बड़ा सा। ठीक है, कि 44 AD से कम अगर दिखा रहे हो, ऑडिट करवाना पड़ेगा। 1 करोड़ की ऑडिट की लिमिट है, 1 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर है, राइट? और कैश पेमेंट्स भी उसकी है 10, मतलब कैश रिसिप्ट भी उसकी 10% है ना? वो 10 करोड़ की लिमिट के लिए कितनी कैश लिमिट होनी चाहिए थी? 5% से ज्यादा ही है कैश रिसिप्ट, तो वो 10 करोड़ वाली लिमिट में तो आ नहीं रहा, तो ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा, और अगले 5 साल तक वो 44 AD को क्लेम नहीं कर पाए। ये डिस्क्लेमर दे देना। ठीक है,
और 32,000 प्लस 75,000 माइनस 1 लाख करके उसकी इनकम दिख जाएगी बेटा। 3,20,000, हाँ 3,20,000 और 7,50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, और उस पर फिर टैक्स कैलकुलेट कर देना। ठीक है, कर लोगे? चलो इसी को कंप्लीट कर लो अभी विथ नोट, है ना। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में डिडक्शन क्या ही करोगे तुम। कल स्टार्टिंग से डिडक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लास के स्टार्टिंग से। हाँ दिखा, जो जो मैंने अभी पॉइंट बताया वो लिखे हुए हैं ना। नॉर्मल टैक्स रेजीम फॉलो कर रहा है ये। इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन नहीं, इनकम एज पर बुक्स। Yes. Therefore 32,000 is taken। ऑडिट वाला पॉइंट भी डालना है। Yes. वो वाले ऑडिट पॉइंट और वो एक 8 साल वाला पॉइंट है, दो पॉइंट डाल। ये 10,85,600 आ रही है तेरी, अलग आ रही है। 84 13 था, 18,84,000। हाँ 8,41,340। इन पर इनकम एज पर बुक्स। मैं वो वाला दिखा दूंगा। क्वेश्चन दिखा। रहने रहने याद आ गया क्वेश्चन। अडॉप्ट टू अवेल प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं, जनरली अडॉप्ट टू evade टैक्स। तूने लिखा है these types of transactions are generally adopted to avoid क्या ये? प्रोविजन ऑफ क्लबिंग। अच्छा ठीक है, ये केस स्टडी है ना, तो वो फॉर्मेट जो सीखा होगा फाउंडेशन में, लीगल प्रोविजन, फैक्ट और
एनालिसिस और कंक्लूजन, वो प्रॉपर फॉलो करो उसमें, ठीक है। और कीवर्ड्स वगैरह मार्क कर। हाँ, कीवर्ड्स बात करो। ये तेरे को याद है? उसमें प्रोविजन कुछ लिखा है तो मुझे स्टार्टिंग समझ नहीं, तो इसलिए मैंने ये रेफर कर दिया। ठीक है। असेट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है। ये वाला केस नहीं है, ये दूसरा केस है ना। ओ वासुदेव क्रॉस ट्रांजैक्शन। ना यहाँ पर तुमने लिखा है अप टू द अमाउंट इन केस चल हुए हैं एप्लीकेबल अप टू द अमाउंट ऑफ मैचिंग, अप टू द एक्सटेंट ऑफ मैचिंग अमाउंट, है ना, ये लिख देना।